नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी जो क्लास है वो चित्रकला से ही जुड़ी हुई क्लास है और आज आपकी चित्रकला का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपका अजंता गुफा और आपकी एलोरा गुफा, ये दोनों गुफाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमारा पूरा जो क्लास होगा इन्हीं दोनों गुफाओं पर डिफरेंट होगा कि यहाँ पर ये गुफाएं जो है किस तरह से हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए हुई हैं, किस तरह से हमारे पर्यटन के लिए लाभदायक हैं, किस तरह से भारतीय संस्कृति के लिए यानी कहीं न कहीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का जो एक परिदृश्य बन रहा है उसमें इनका क्या रोल है, या भारतीय अर्थव्यवस्था में इन गुफाओं की क्या भूमिका है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करेंगे और साथ साथ हम जो है फैक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट भी यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं और आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं न कहीं हर पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी जितने भी हमारे प्रिय छात्र हैं सभी लोग जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास जुड़ें और अपने सहयोगियों को भी जोड़ने की कोशिश करें। और चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास है अजंता और एलोरा गुफा। ठीक, तो सबसे पहले अजंता की चर्चा करते हैं। अजंता गुफा, अजंता गुफा। अब देखिए, बहुत ध्यान से बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। गुफा माने क्या होता है? गुफा माने क्या होता है? गुफा माने पहाड़ की गुफाओं को हम क्या कहते हैं? पहाड़ में जो कंदराएं होती हैं, जो गलियों की तरह पहाड़ के अंदर जो बनती हैं, उसे गुफा कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं कि पहाड़ों के अंदर जो स्थान होता है, जो स्पेस होता है, जो एक गुहाएं होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? गुफा कहा जाता है। अजंता गुफा का मतलब क्या है? अजंता इसलिए कहा गया क्योंकि ये पहले अजिष्ठा नाम का एक ग्राम था। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां अजंता गुफा है, यहां से 2 मील दूर, यहां से 2 मील की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम था अजिष्ठा ग्राम। इसी अजिष्ठा ग्राम के नाम पर अजंता का नामकरण किया गया। तो इस गांव के नाम पर इस गुफा का नामकरण किया गया है। तो अजंता एक नाम है जो अजिष्ठा नामक ग्राम के नाम पर पड़ा है, और गुफा क्या है? पहाड़ के अंदर की एक भौगोलिक परिदृश्य है। पहाड़ों के अंदर का एक भौगोलिक परिदृश्य है जिसे गुफा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक भौगोलिक परिचय अजंता का देखते हैं कि अजंता की वास्तव में जो भौगोलिक स्थिति है वो है कहाँ। कहा जाता है कि अजंता जो है ये महाराष्ट्र प्रांत के बंबई शहर, महाराष्ट्र के प्रांत के बंबई शहर से दूर एक जिला है जिसका नाम है औरंगाबाद। यह जो है औरंगाबाद नामक जिले में क्या है? स्थित है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक जिले में स्थित है। हमने बंबई को इसलिए इंडिकेट किया क्योंकि बंबई से होके इस स्थान पर जाते हैं। कहा जाता है कि बंबई में जलगांव एक स्थान है, एक स्टेशन है, वहां से एक रूट जो है गया हुआ है। ठीक है, तो ये औरंगाबाद नामक जो है स्थान पर स्थित है। कहा जाता है कि सेंट्रल रेलवे जो है, जो आपकी सेंट्रल रेलवे से इसकी जो दूरी है वो 102 किलोमीटर की है। यानी सेंट्रल रेलवे से 102 किलोमीटर दूर है और औरंगाबाद जिले में ये क्या है? स्थित है, जो वर्तमान में कहां पर है? महाराष्ट्र प्रांत में। कहा जाता है मित्रों, ये जो स्थान है, ये जो औरंगाबाद है, अगर आप गौर करेंगे तो जो आपके भारत का जो नक्शा है, भारत का जो नक्शा है, देखिए ये आपकी ये विंध्यन रेंज है, ये विंध्य रेंज है आपकी, विंध्य श्रेणी। और विंध्य श्रेणी के नीचे आप जानते हैं ये नर्मदा घाटी है,
और इस नर्मदा घाटी के नीचे ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पहाड़ी की श्रेणी है, ठीक, जो यहाँ तक जाती है। कहते हैं इसी सतपुड़ा रेंज में, इसी सतपुड़ा रेंज में यानी सतपुड़ा पहाड़ी में, ये सतपुड़ा पहाड़ी, भाई ये औरंगाबाद जो जिला है ये एक जिला है, लेकिन ये किस पहाड़ी में निर्मित किया गया है? तो ये सतपुड़ा पहाड़ी में निर्मित है। सतपुड़ा पहाड़ी में जहाँ पर ये गुफाएं बनाई गई हैं वह किस नदी के तट पर है? बाघोरा नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? बाघोरा नदी। कहा जाता है कि ये जो बाघोरा नदी है ये सतपुड़ा पहाड़ियों को काट कर क्या है? निकली हुई है। तो अगर ये पहाड़ियों को काट कर निकली है तो इसका मतलब है कि ये पहाड़ी नदी घाटी है, और जो ये नदी जो आकार बनाती है, पहाड़ को जो काटी है, वो एक अर्धवलयाकार है, यानी अर्धवृत्ताकार है। यानी जो आकृति है इस सतपुड़ा पहाड़ी, यानी जहां पर ये अजंता गुफा स्थित है, ये मूल इसका आकार कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। इसका आकार कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। इसका आकार जो है अर्धवृत्ताकार है। देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा, और आप जब भी देखेंगे, अगर मैप खोल के नेट पर देखेंगे तो यहां पर इसमें तोरण द्वार दिखाई देंगे। इस तरह से तोरण द्वार बने हुए हैं, ठीक है। और इधर ये पहाड़ी रेंज है पूरा, इसमें घुसने के लिए, गुफाओं में जाने के लिए इस तरह से आपको तोरण द्वार दिखाई देंगे। तो ये जो आकार है ये कैसा है? ये अर्धवृत्ताकार है, ठीक। और बाघोरा नदी इस तरह से ऐसे क्या है? बही हुई है। ये सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी है। तो ये ओवरऑल हमने इसकी भौगोलिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया। कहा जाता है कि ये जो अजंता गुफा है इसमें जो गुफाओं की संख्या है, देखिए कहा जाता है कि इसमें जो गुफाओं की संख्या है, देखिए कहते हैं कि गुफाओं की संख्या क्या है? कुछ किताबें लिखती हैं 29, लेकिन एथेंटिक किताबों में गुफाओं की संख्या, कुल गुफा संख्या यानी टोटल गुफा कितनी है, कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है, जिनकी काउंटिंग जो है पूरब से पश्चिम की गई है। इनकी गणना जो है, इनकी गणना पूर्व से पश्चिम की गई है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की गई है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये पहाड़ी जो इस तरह से ये बना हुआ है, ये जो तोरण द्वार, ये गुफाएं बनी हैं, इस तरह से कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? ये 30 है। ये जो हमने ये बनाया ये 30 है, और इनकी काउंटिंग जो है यहाँ से हुई है। ये पूरब है और ये पश्चिम है, यानी काउंटिंग जो गणना की गई है वो इधर से इधर की तरफ की गई है, ठीक है। तो माने टोटल गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? माने 30 है, और इनकी जो गणना की गई है वो पूरब से पश्चिम है। तो यहाँ से जो गुफाएं बनी हुई हैं, ये गुफाएं जब यहाँ से चलती हैं तो कहते हैं पहली गुफा से अंतिम गुफा की जो दूरी है ये 600 गज है। यानी कहने का मतलब है कि इस पहाड़ी में जो गुफा बनी हुई है अजंता गुफा, इनकी संख्या तो 30 है, गणना जो है पूर्व से पश्चिम है। ये पूरब है, ये आपका क्या है? ये पूर्व है, और ये आपका क्या है? पश्चिम है। तो गणना जो है पूर्व से पश्चिम हुई, और यहाँ तक देखा गया कि कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं। ये दूरी कितनी है? 600 गज है। ये दूरी मित्रों कितनी है? ये 600 गज की दूरी है, ठीक है। तो दूरी कुल कितनी है? 600 गज की दूरी में ये बनाई गई है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जो गुफाएं बनी हैं जिनकी संख्या 30 है, इनकी विषय वस्तु क्या है? इन गुफाओं का विषय वस्तु क्या है? तो कहा जाता है कि अजंता गुफा का जो सबसे बेहतरीन चीज है, जो सबसे बहुमूल्य चीज है, वो ये है कि कहा जाता है कि अजंता गुफा में कला का पूरा समूल विकास दिखाई देता। समूल माने कला के हर प्रारूप का डेवलपमेंट हमें अजंता की गुफा में दिखाई देता है। कला के सभी प्रारूपों का विकास, कला के सभी प्रारूपों का मतलब हुआ, ये देखिए कहते हैं कला के सभी प्रारूपों का मतलब हुआ, कहा जाता है कि अजंता में कला के सभी प्रारूपों का विकास, कला के सभी प्रारूपों का विकास यहाँ पर दिखाई देता है। तो कला के सभी प्रारूपों का विकास का मतलब है बच्चों
कला के सभी प्रारूपों के विकास का मतलब है कि यहाँ पर हमें वास्तुकला, जिसे आप स्थापत्य कला कहते हैं, वास्तुकला यानी स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला, ये तीनों रूपों का, कला के इन तीनों रूपों का विकास हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कहते हैं कि इन पहाड़ की गुहाओं को काटकर एक आवासीय स्थल यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए एक स्थल का भी निर्माण किया गया है। तो जो मंदिर बनाए गए हैं, जो चैत्य बनाए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कुल कितनी गुफाएं हमने बताया, 30 में 6 गुफाएं ऐसी हैं जिन्हें गुहा मंदिर कहा गया है। उनको गुहा मंदिर क्यों कहा गया? तो 6 गुफाएं जिनको गुहा मंदिर कहा जा रहा है, उनको गुहा मंदिर क्यों कहा गया? उसका एक मूल कारण यह है कि बौद्ध धर्म में, देखिए, चूंकि अजंता का जो संबंध है वो किससे है? अजंता की विषय वस्तु क्या है? अजंता की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु का मतलब हुआ कि इस गुफा का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध से है। किससे है? भगवान बुद्ध से है, यानी बौद्ध धर्म से है। ठीक, यानी इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। कहा जाता है कि इस अजंता की गुफा में जातक कथाओं का चित्रांकन किया गया है। जातक कथाएं, अब प्रश्न ये है कि ये जातक कथाएं क्या होती हैं? ये जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। ये जातक कथा क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्मों की क्या है? कहानी है। तो ये जो अजंता गुफा है, इसमें जो है इन बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी यानी जातक कथाओं का अंकन है। इसके साथ साथ बुद्ध की लीलाएं, यानी बुद्ध ने जो अपने जीवन में कर्म किए हैं, उन कृत्यों को चित्रकला के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो बुद्ध के जीवन के जो कृत्य हैं, जो उनके जीवन के परिदृश्य हैं, उनको भी चित्रकला के माध्यम से दिखाया गया है और जातक कथाओं का भी चित्रांकन किया गया है। और ये जातक कथाएं मूलतः क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की क्या है? कहानी है। ये जातक कथाएं क्या है मित्रों? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। ठीक, तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता गुफा की विषय वस्तु क्या है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, तो कहा जाता है कि अजंता का महत्व भारतीय कला और संस्कृति में कई दृश्यों से है। तो अजंता का महत्व किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए देखा जाता है? तो सबसे बड़ा जो अजंता का जो महत्व है वो सबसे बड़ा तो कला के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि यहाँ पर अजंता में कला के सभी प्रारूपों का विकास दिखाई देता है। यानी वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, इन सभी प्रारूपों का विकास दिखाई देता है। हम बात कर रहे थे वास्तुकला, यानी वास्तुकला का संबंध स्थापत्य कला से होता है। जैसे आप जो मकान का निर्माण करते हैं या किसी भवन का निर्माण करते हैं मित्रों, तो वो निर्माण जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वास्तुकला के अंतर्गत आता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि भाई अजंता में वास्तुकला का परिदृश्य हमको कहाँ दिखाई देता है, तो कहा जाता है कि अजंता की जो 6 गुफाएं हैं, अजंता में कुल 6 गुफाएं, ये जो 6 गुफाएं हैं इनको गुहा मंदिर कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? गुहा मंदिर कहा गया है। और इन्हें गुहा मंदिर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको, ये 6 जो गुफाएं हैं, ये मूलतः क्या हैं? चैत्य हैं। ये मूलतः क्या है? चैत्य हैं। और चैत्य जो होता है ये बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? पूजा गृह होते हैं। चैत्य को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? पूजा गृह कहा गया है। तो ये जो चैत्य हैं ये पूजा गृह होते हैं, अर्थात इसे हिंदू यानी हिंदी शब्द में या दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कहते हैं? गुहा मंदिर कहते हैं। यानी ये पहाड़ की ऐसी गुहाएं हैं जो क्या है? मंदिर हैं, जो पूजा गृह हैं। ठीक है, बाकी सारी जो है वो चित्रशाला है। अब देखिए, तो कहते हैं कि एक तो सबसे बड़ा उपयोग अजंता का ये है कि कला के सभी प्रारूपों का विकास यहाँ पर दिखाई देता है, और दूसरा अजंता का जो महत्व है मित्रों वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। कहा जाता है कि अजंता के चित्रों की कालाबाजारी यूरोप के लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा पर किया। कहा जाता है कि यूरोपियों ने जब अजंता को खोजा,
अंग्रेजों ने जब अजंता को खोजा तो अजंता के चित्रों की नकल इन्होंने क्या किया, बनाना शुरू किया। अनुकृत उसको कहा जाता है हिंदी में, यानी अजंता के चित्रों की अनुकृति बनाकर इन्होंने यूरोप में उनको बड़े दामों पर क्या किया, बेचना शुरू किया। यानी इसीलिए कहा जाता है कि यूरोपियों ने बहुत बड़ी मात्रा में इस अजंता की चित्रकला में अपना इंटरेस्ट क्या किया, पैदा किया। तो एक कहीं न कहीं अजंता के जो चित्र थे वो चाहे अनुकृत के माध्यम से चाहे नकल के माध्यम से यूरोप के अन्य देशों में क्या हुआ, विस्तारित हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बौद्ध चित्रकला के माध्यम से एक सांस्कृतिक वैदेशिक संबंध का क्या हुआ, निर्माण हुआ। भारत के सांस्कृतिक जो संबंध थे वो मजबूत हुए और ये सांस्कृतिक संबंध हमारे वैदेशिक संबंधों को भी क्या करते हैं, एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो दूसरे परिदृश्य से अगर हम देखें तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमारे पर्यटन के दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, वो पर्यटन के दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और पर्यटन कहीं न कहीं हमारे सांस्कृतिक संबंधों का क्या है, आदान प्रदान है। तो ये भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को क्या करता है, मजबूत करता है। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो पर्यटन का मुख्य केंद्र होने के कारण कहीं न कहीं अजंता जो है वो हमारे आर्थिक लाभ का भी एक क्या है, केंद्र है। तो अजंता का जो योगदान है वो भारत की वैदेशिक नीति के लिए भी है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के लिए भी है, भारत के रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कला के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो इसको आप पॉइंट में नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये आप इसको पॉइंट नोट कर लीजिए कि कला माने अजंता का योगदान किन किन रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अजंता का योगदान अजंता का योगदान तो क्या क्या देखेंगे। नंबर 1, कला के सभी प्रारूपों के विकास में योगदान, कला के सभी प्रारूपों के विकास में योगदान। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के मजबूती में योगदान, यानी कहीं न कहीं इसकी वजह से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं। तीसरा, पर्यटन को बढ़ावा। नंबर 4, वैदेशिक संबंधों के निर्माण में योगदान, वैदेशिक संबंधों की मजबूती में योगदान, वैदेशिक संबंधों की मजबूती में योगदान। नंबर 5, राजस्व लाभ में वृद्धि। तो इतनी दृष्टियों से अजंता की गुफाएं हमारे लिए क्या हैं, उपयोगी हैं। ठीक है, इसको आप मेंस में भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेंस देखना हो तो ये पॉइंट आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि अजंता का भारत के लिए योगदान क्या है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि अजंता कैसे खोजी गई, कैसे आपके माने वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने किस तरह से आई, किसका योगदान रहा अजंता को खोजने में, उस सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए जितने भी लोग हैं।
ठीक, चलिए देखिए, कहा जाता है कि ये अजंता गुफा मित्रों, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ी रेंज में बघूरा नदी के तट पर क्या है, स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल और सागौन के बहुत ज़्यादा क्या है, वृक्ष हैं। साल और सागौन के वृक्ष हैं, और आप ये जानते हैं कि ये दोनों पतझड़ वृक्ष हैं। ठीक, कहा जाता है कि यहाँ पर पूरी हरियाली है, एक मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। और इसकी जो खोज है वह सबसे पहले कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि हुआ यूं कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंग्रेज सैनिकों ने जब यहाँ पर उपद्रवियों को शांत करने के लिए हमला किया, तो सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के उन सैनिकों को ही यह क्या हुई, दिखाई दी। कब? 1819 में। 1819 में मद्रास सैनिकों को सबसे पहले इस गुफा की क्या हुई, जानकारी हुई। ठीक है, कहा जाता हुआ ये कि एक जो मद्रास सैनिक था, जब यहाँ पर हमला किया मद्रास सैनिकों ने विद्रोहियों के ऊपर, विद्रोह को शांत करने के लिए, तो यहाँ पर एक सैनिक क्या किया कि एक लोमड़ी का पीछा करते करते उस अजंता की गुफा में क्या किया, घुस गया। और जब उसने अजंता की गुफा में देखा कि बहुत सारे चित्र जो है दीवालों पर क्या है, बने हुए हैं, तो आश्चर्यचकित हो गया वो कुछ समय के लिए। और वह इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह तुरंत आके अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसकी क्या किया, सूचना दिया। और कहा जाता है कि तब जाकर विलियम अर्शकिन, जब उसने यह सूचना दिया, तो इस सूचना के बाद विलियम अर्शकिन ने अजंता की गुफा पर एक क्या किया, लेख लिखा। इन्होंने यानी यह जताने के लिए कि अजंता पहाड़ी में एक बहुत बड़ी चित्रशाला है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं, इसको लोगों के सामने लाने के लिए विलियम अर्शकिन ने क्या किया, एक लेख लिखा। और इस लेख को बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इन्होंने पढ़ा। ये शोध पत्र था, ये क्या था, शोध पत्र था विलियम अर्शकिन का। विलियम अर्शकिन ने एक क्या किया, इस पे एक शोध पत्र लिखा। ठीक, मैं आपको बताता हूं क्या होता है ये। एक शोध पत्र इन्होंने लिखा जिसे इन्होंने लिटरेरी सोसाइटी में इसको क्या किया, पढ़ा। लिटरेरी सोसाइटी में इसको क्या किया, पढ़ा। जैसे आज भी क्या होता है कि जब जितने भी शोधार्थी होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो किसी एक विषय पर रिसर्च करते हैं, और जब उनको कोई नई चीज मिलती है तो उस टॉपिक पर वो क्या करते हैं कि एक रिसर्च पेपर कंप्लीट करते हैं, और समस्त विद्वानों के सामने उस रिसर्च पेपर को क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, जिससे उस घटना से, उस नई चीज से अन्य विद्वान भी क्या होते, परिचित होते हैं। तो कहते हैं विलियम अर्शकिन ने भी बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इस पर एक क्या किया, पत्र लिखा। ठीक है, तो इस पर इन्होंने एक पत्र क्या किया, लिखा बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बहुत अहमियत जो है इस घटना को नहीं दिया, यानी बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिल पाया। लेकिन 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर जब आए, ये 1819 की घटना थी। इसके बाद 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर इन्होंने क्या योगदान दिया अजंता की चित्रकला में। कहा जाता है कि 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने फिर इस पर एक पुनः शोध पत्र तैयार किया, और इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन, ये कहाँ है, लंदन, इन्होंने एक शोध पत्र तैयार करके, इन्होंने एक शोध पत्र क्या किया, तैयार किया, और इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में पढ़ा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसको पढ़ा। कहा जाता है कि अब जो है लंदन के लोग धीरे धीरे
अजंता की चित्रकला से क्या थे, परिचित हो चुके थे। अब देखिए, अब वो नकल करना चाहेंगे अजंता की चित्रकला। कहा जाता है कि जेम्स ई अलेक्जेंडर के इस योगदान से इंग्लैंड के जो यूरोपी थे वो अजंता की चित्रकला की बारीकियों से, उसके माने मूल्य से वो परिचित हो गए और उनको ये लगा कि ये इतने बहुमूल्य चित्र हैं कि अगर हम इनकी अनुकृत यानी डुप्लीकेट उसका हम बनाकर उसे यूरोप के बाजार में अगर हम बेचें या उसको संरक्षित करें तो ये एक बहुमूल्य पेंटिंग्स हो सकती है। बात समझेंगे। और तब इसके बाद जो है कहा जाता है यूरोपियों ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और इसके बाद एक चित्रकार थे मेजर रॉबर्ट गिल, एक चित्रकार थे मेजर रॉबर्ट गिल, जिनको 1847 में भेजा गया कि अजंता के चित्रों की अनुकृत यानी नकल आप क्या करें, बनाएं। तो इसके बाद जो है देखिए, कहा जाता है कि जब इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में पढ़ा तो इसके बाद क्या हुआ कि एक चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल, इसके बाद क्या हुआ 1847 में मेजर रॉबर्ट गिल, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेजर रॉबर्ट गिल ने, ये क्या थे, ये चित्रकार थे मित्रों, ये क्या थे, ये चित्रकार थे। अब देखिए, इस चित्रकार महोदय आए और अजंता के चित्रों की अनुकृति यानी नकल बनाना इन्होंने शुरू किया। अजंता के चित्रों की नकल कहिए या अनुकृत, चित्रों की अनुकृति या नकल, अनुकृति बनाया। ठीक। और इन्होंने क्या किया कि बना बनाकर सारी जो नकल है ये कहाँ भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे। ये सारी नकल ये कहाँ भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पर जिस जगह पर इन चित्रों की नकल को संरक्षित किया गया इंग्लैंड में, वहाँ पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो अनुकृतियाँ थी, जो नकली चित्र बनाए गए अजंता के, वो बहुत सारे चित्र क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि चूंकि अब अजंता की चित्रकला के बहुमने महत्व से लोग परिचित हो चुके थे, इसके बाद एक किताब इस पे लोगों ने पब्लिश किया। उनका नाम था मिसेज इंस्पियर, उनका नाम था। देखिए, कहा जाता है कि अजंता के चित्रों को महत्व देने के लिए मिसेज इंस्पियर, मिसेज इंस्पियर, इन्होंने अजंता के चित्रों को लोगों के बीच क्या करने के लिए, महत्व प्रदान करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे परिचित हो, इन्होंने इस पर एक किताब लिखी एंशिएंट इंडिया के नाम से। इन्होंने जो बुक लिखा उस बुक का नाम क्या था, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया। इस बुक में इन्होंने अजंता के चित्रों के महत्व को क्या किया, दर्शाया, उनकी बारीकियों को, उनके बनाने की विधि को, उनमें उपयोग किए गए रंगों को पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, महत्व प्रदान किया। और इस किताब को, इस माने कहते हैं ना कि इस किताब को उस समय जो है यूरोप में बड़ी क्या मिली, पब्लिसिटी मिली, एक महत्व प्राप्त हुआ। ठीक है। जिसके बाद जो है 1909 से लेके 1911 तक लेडी हैरिंघम, लेडी हैरिंघम एक महिला थी इंग्लैंड की, कहा जाता है इससे प्रभावित होकर लेडी हैरिंघम भारत आती है। लेडी हैरिंघम, हैरिंघम ये भारत आती है। और इन्होंने क्या किया कि उस समय भारत के जो आधुनिक चित्रकार थे, जो बंगाल में ज़्यादातर लोग थे, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चित्रकार उस समय उभर कर आए थे, जैसे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, एस.एन. गुप्ता, ये उस समय बड़े महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते थे भारत के। इन लोगों को इन्होंने पकड़ा, लेडी हैरिंघम ने क्या किया कि इन लोगों को पकड़ा और लगातार लगभग 3 वर्षों तक 1909 से लेकर 1911 तक इनसे पुनः जो है इन्होंने उस अजंता की चित्रकला की नकली चित्र क्या किया, बनवाया। तो इन्होंने भारतीय चित्रकारों के योगदान से, तो भारतीय चित्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण है आपके नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, असित हल्दर, असित कुमार हल्दर इनका पूरा नाम है, असित कुमार हल्दर,
असित कुमार हल्दर, और तीसरा आपके हैं एस.एन. गुप्ता। इनके योगदान से इन्होंने, एस.एन. गुप्ता, ये गुप्ता लिखा हुआ है, ठीक है, इनके योगदान से फिर से इन्होंने यहाँ के अजंता के चित्रों की क्या किया, नकल किया। और नकल करने के बाद इन अजंता के चित्रों को हैदराबाद के निजाम के अधीन कर दिया गया, यानी अजंता गुफा पर हैदराबाद के निजाम को नियंत्रण दे दिया गया कि आप इसको क्या करिए, संरक्षित करिए, इसका बचाव करिए, ठीक। और यह एक विरासत है, एक बहुमूल्य निधि है भारत के लिए, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके संरक्षण के लिए हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों ने अधिकार दिया, लेकिन भारतीयों में चूंकि बेईमानी अंदर से बसी रहती है, तो हैदराबाद के निजाम इसके क्या बने, अध्यक्ष। हैदराबाद के निजाम इसके क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। अब देखिए, कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम साहब के जो सैनिक थे वो अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए थे वो उभरे हुए चित्र हैं। उन चित्रों को तोड़ तोड़ कर इन लोगों ने क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। उसके एक एक टुकड़े को ये लोग क्या किए, विदेशियों को बेचना शुरू कर दिए। उसको पैसा कमाने का एक क्या किए, धंधा बना लिया लोगों ने। और इस तरह जो है, कहा जाता है कि अजंता की बहुत सारी जो चित्रशालाएं हैं क्या हैं, नष्ट हो चुकी हैं। और कहा जाता है कि गुफा नंबर 17 के ही चित्र जो है वो पूरी तरह क्या है, सुरक्षित है, ठीक है। इस तरह हर गुफा के चित्रों को लोगों ने क्या किया, नुकसान पहुंचाया। तो नुकसान तो एक स्तर पर अगर देखें तो हैदराबाद के निजाम के सैनिकों से भी मिला, और चित्रों को और नुकसान इस तरह से हुआ है, कहा जाता है चूंकि ये पहाड़ की गुहाएं थी, भाई जब पहले नहीं पता था सरकार को, तो ये क्या होता था कि यहाँ जो व्यापारी आते थे, जो जंगली डाकू होते थे, वो जब छिपने के लिए जगह ढूंढते थे या व्यापारी रेस्ट करने के लिए, सुस्ताने के लिए जगह ढूंढते थे, तो वो इन गुफाओं को ही अपना आवास बना लेते थे। और उसमें लकड़ी पर ये लोग भोजन बनाते थे, जिससे धुएं से पूरी दीवार जो है वो अजंता के गुफाओं की काली पड़ गई है। तो अजंता के गुफाओं को कई प्रकार से लोगों ने क्षति पहुंचाया है। तो एक क्षति जो है इनके द्वारा भी पहुंचाई गई है, ठीक है। लेकिन जब सरकार को पता चला, ब्रिटिश सरकार को या भारत सरकार को, तब से इस अजंता के गुफाओं के महत्व को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसके संरक्षण का उपाय किया और हैदराबाद के निजाम को अध्यक्षता सौंप दी गई। 1954 में आगे चलकर यूनेस्को, जिसको आप जानते होंगे, यूनेस्को ने इन चित्रों के आधार पर ही यानी यूनेस्को ने अजंता में बने चित्रों का एक संग्रह तैयार किया, जिसको कहते हैं पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स इसको कहते हैं, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। ये क्या है, ये चित्रों का संग्रह है। ये चित्रों का संग्रह है जिसे किसने बनाया है, यूनेस्को ने बनाया है। यूनेस्को के द्वारा ये चित्रों का संग्रह किया गया। कब किया गया, 1954 में, यानी आज़ादी के बाद किया गया, ठीक। ये क्या है, ये चित्रों का संग्रह है, अजंता के चित्रों का संग्रह, अजंता के चित्रों का संग्रह है, ठीक। पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, ये अजंता के चित्रों का संग्रह यूनेस्को के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इस तरह हमने अभी तक आपको कहीं न कहीं इसके भौगोलिक परिदृश्य से परिचित कराया, इसकी विषय वस्तु से परिचित कराया, अजंता का योगदान क्या रहा, अजंता कैसे हमारे सामने आ पाई, इस चीज़ों से हमने देखा, रूबरू हुए। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अजंता की जानकारी में अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों का भी एक योगदान रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल योगदान ज़्यादातर किसका रहा, यूरोपियों का रहा, लेकिन उसका लाभ भी यूरोपियों ने लिया। तो अब हम देखते हैं कि आखिर अजंता के जो चित्र हैं उनकी क्या कंडीशन है, किस गुफा में किस तरह के चित्र जो है बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, देखिए अजंता की गुफा, अजंता की गुफा कितनी है, 30।
अजंता की गुफाएं कितनी हैं? 30। अब देखिए, अब यहां पर हम आपको कुछ बारीकियां बताते हैं गुफाओं के बारे में। कहा जाता है गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 30। देखिए 9, 10, 19, 26, 30, ये जो गुफा संख्या है यानी 9, 10, 19, 26, 30, ये आपके क्या है? ये आपके गुहा मंदिर है। ये आपके क्या है? गुहा मंदिर है। यानी गुहा मंदिर का मतलब हुआ मित्रों कि ये चैत्यगृह है। ये क्या है? ये चैत्यगृह है। और बौद्ध धर्म में चैत्यगृह जो होते हैं उन्हीं को हम पूजा स्थल कहते हैं। चैत्यगृह को हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल कहते हैं। इन चैत्यगृहों को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? पूजा स्थल कहा गया है। ठीक है। बाकी जो है वो सब जो है सामान्य रूप से क्या है? चित्रशाला है। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि सॉरी, अभी हमने एक गलती की दिया, 17 नहीं 16 है वो। कहा जाता है कि जितनी गुफाएं हैं 30 गुफाएं हैं, लगभग सभी गुफाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया लोगों के द्वारा लाभ की दृष्टि से। लोगों ने चित्रों को तोड़ तोड़कर उनको क्या किया है? बेचा है। लेकिन एक गुफा है जो सबसे क्या है? सुरक्षित है। एक गुफा है जो सबसे क्या है? सुरक्षित है। देखिए, कहते हैं कि सबसे सुरक्षित जो गुफा है, सबसे सुरक्षित गुफा, सबसे सुरक्षित गुफा, गुफा संख्या 9 है। सबसे सुरक्षित गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 9। और कहा जाता है कि कुल 16 गुफा के चित्र बचे हैं। यानी कितने गुफा में चित्र बचे हैं? 16 गुफाओं में चित्र बचे हैं। 16 गुफाओं में चित्र बचे हैं, बाकी के नष्ट कर दिए गए हैं। 16 गुफाओं में चित्र बचे हैं, बाकी के क्या हैं? नष्ट किए हैं। उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? गुफा संख्या 9 के चित्र। ठीक है। गुफा संख्या 9 के चित्र उसमें क्या है? सबसे अधिक सुरक्षित है। अब देखिए, कहते हैं कि सबसे प्राचीन गुफा कौन है? 13वीं। सबसे नवीन कौन है? पहली। लेकिन अगर चित्र की बात की जाए कि सबसे प्राचीन चित्र किसमें है, तो चित्र 9वीं और 10वीं के हैं। मैं देखिए दो तरीके से मैं बात कर रहा हूं। एक मैं कह रहा हूं कि सबसे प्राचीन गुफा, तो निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे प्राचीन गुफा कौन है? 13वीं है, निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सबसे प्राचीन चित्र किसमें है? तो 9वीं और 10वीं में है, क्योंकि वो सातवाहन काल के चित्र हैं। अभी मैं उसका वर्गीकरण कर रहा हूं। देखिए दो बातों को ध्यान दीजिए। सबसे प्राचीन गुहा, सबसे प्राचीन गुहा, ये सब नोट करिए आप लोग। सबसे प्राचीन गुहा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन गुहा 13वीं है। और सबसे नवीन गुहा कौन सी है? पहली है। सबसे नवीन गुहा कौन सी है? ये आपकी प्रथम है। अब देखिए, सबसे प्राचीन चित्र, सबसे प्राचीन चित्र, सबसे प्राचीन जो चित्र हैं वो है आपके 9वीं और 10वीं के, 9वीं एवं 10वीं गुहा के सबसे प्राचीन जो चित्र हैं। गुहा कौन सी सबसे प्राचीन है? 13वीं। लेकिन सबसे प्राचीन चित्र किस गुहा के हैं? 9वीं और 10वीं गुहा के हैं मित्रों। अब देखिए, कहते हैं कि जो 9वीं 10वीं के जो चित्र हैं, ये देखिए, ये सॉरी 9वीं और 10वीं ये चित्र जो है ये सातवाहन वंश के हैं। और आप जानते हैं कि सातवाहन वंश जो है ईसा पूर्व में है। ये दोनों कब के हैं? सातवाहन वंश के हैं। 16वीं 17वीं ये जो है गुप्त काल के हैं। ये आपके गुप्त काल के हैं। ठीक। इसके बाद जो है आपके जो प्रथम है ये आपके जो है पूर्व मध्यकाल यानी चालुक्य वंश की है।
पूर्व मध्यकाल की है। ठीक, इसमें पुलकेशिन द्वितीय का भी उल्लेख आएगा। तो ये तो चित्रों का क्या है, माने वर्गीकरण है। अब देखिए, कहा जाता है कि इन चित्रों के निर्माण में दो विधियों का उपयोग किया गया है। चित्रों के निर्माण विधि क्या है? दो विधियों का उपयोग हुआ है। एक टेम्पेरा विधि और दूसरा फ्रेस्को विधि। अब देखिए ये क्या है, कहा जाता है कि टेम्पेरा विधि में दीवालों पर, जैसे आज की डेट में आप देखते हो कि मकानों की छतों में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है ना, उभरा हुआ, ठीक, उभरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है सजावट के लिए। उसी तरह गुहाओं की दीवालों में आधा इंच से लेकर 1 इंच मोटा चूने का लेप लगाया जाता था। ठीक है, 1 इंच मोटा चूने का क्या होता, लेप लगाया जाता था। और 1 दिन बाद उस चूने को सुखाकर उस पे जब चित्रकला बनाई जाती थी तो उसे टेम्परा कहा जाता है। और जब जो है गीला रहे चूना, यानी चूना क्या हो, गीला हो, ठीक, और वह चूना रंगों से मिश्रित हो, रंगों को उस चूने में क्या कर दिया जाता था, मिश्रित कर दिया जाता था। क्योंकि इससे क्या होता था कि वो रंग जो है पूरी तरह जो है अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में आ जाता था, माने पूरी तरह वो मिल जाता था। एक बेहतर माने अपना माने कहने का मतलब है कि एक बेहतर तरीके से उभर कर वो आता था। तो कहते हैं कि जब फ्रेस्को विधि में क्या होता था कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब गीला रहता था तभी उस पे चित्रों का निर्माण किया जाता था। तो ये अंतर है टेम्पेरा और फ्रेस्को विधि में, और दोनों उभरे हुए चित्र होते थे। दोनों क्या थे, उभरे हुए चित्र थे। कहा जाता है कि रंगों के दृश्य सबसे ज्यादा जो उपयोग हुआ है वो लाल और पीला, यानी इनमें सबसे अधिक रंग जो उपयोग हुए हैं वो 2 रंग हैं, लाल और पीला। लेकिन ओवरऑल अगर हम रंगों को देखें तो इनके अतिरिक्त जो है आपको सफेद रंग भी दिखेगा, और हरा रंग भी दिखेगा और नीला रंग भी दिखेगा। तो रंगों के तौर पर आपको सफेद, हरा, नीला, लाल और पीला रंग दिखते हैं। ये लाल रंग हिरोजी से बनाया गया है, और कहते हैं कि जो सफेद रंग है वो खड़िया मिट्टी से बनाया गया है। तो सामान्य रूप से प्राकृतिक रंगों के द्वारा ही इन चित्रशालाओं को रंगीन बनाने का प्रयास किया गया है। इसको हम भित्ति चित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भित्ति चित्र कहते हैं। कहते हैं कि जो दरवाजे हैं, जो प्रवेश द्वार है, जिसको तोरण द्वार कहा जाता है स्थापत्य कला में, उस पर बुद्ध की मूर्तियों को, पत्थरों को काट कर बुद्ध का माने बुद्ध की अनुकृति बनाई गई है। ठीक, तो मूर्तिकला का भी बड़ा विशेष स्वरूप हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, और अंदर जब आप घुसेंगे तो जो दीवालों के दीवाल है, छत है, दीवाल है, दाईं और बाईं दोनों तरफ जो है उभरे हुए चित्रों का निर्माण किया गया है इन दोनों विधियों से, जिसमें रंगों का समावेश भी बहुत बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास यहाँ के कलाकारों के द्वारा किया गया है। यहाँ के, अब सोचिए, कहने का तात्पर्य है कि इस चित्रशाला को देखकर भारत में कला की गुणवत्ता को बखूबी क्या है, परखा जा सकता है। ठीक, और अजंता की जो सबसे बड़ी खासियत है, कहा जाता है कि अजंता की जो चित्रशाला है, यानी जो चित्र है, जो कला है, उसमें हीनयान और महायान दोनों के प्रभाव दिखाई देते। कहा जाता है कि गुफा संख्या 8 से लेकर 13 तक, देखिए कहते हैं कि गुफा संख्या 8 से 13 तक, यानी कितनी गुफा हो गई, 5। 8 से 13 के बीच में कुल कितना होगी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, माने 6 गुफाओं का संबंध जो है ये हीनयान संप्रदाय से है। 6 गुफाओं का संबंध हीनयान संप्रदाय से है, बाकी 24 का महायान संप्रदाय से। 24 का संबंध किससे है, महायान संप्रदाय से। ठीक है, अब हम जरा क्रम से एक एक करके देखते हैं कि किस गुफा में कौन से चित्र निर्मित किए गए हैं और किसका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए जरा सा हम नजर दौड़ाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चित्र और सबसे प्राचीन चित्र किसमें बने हैं।
सबसे प्राचीन चित्र, जैसे हमने अभी ऊपर आपको बताया ना कि सबसे प्राचीन चित्र 9वीं गुहा में बने हैं, तो वह चित्र कौन सा है जिसे सबसे प्राचीन चित्र आप कहोगे? तो वह चित्र है एक बैठी हुई स्त्री का। तो वहीं से शुरुआत करते हैं 9वीं गुहा से। ये देखिए 9वीं गुहा, ये जानते हैं सातवाहन वंश की है। इसमें जो आपका सबसे प्राचीन चित्र है, सबसे प्राचीन चित्र, सबसे प्राचीन चित्र बैठी हुई स्त्री, बैठी हुई स्त्री। कहते हैं चित्रों के माध्यम से, इन चित्र को देखकर उस स्त्री के चेहरे का जो लावण्य है, जो सुंदरता है, चेहरे का जो भाव है, आंखों का जो संकेंद्रण है, वो पूरी तरह से एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जैसे कहते हैं ना कि आप चित्र को देखकर व्यक्ति के मन के आंतरिक भाव को पढ़ा जा सकता है। जैसे जब आपका मुस्कुराता हुआ चित्र होता है तो आपको देखने वाला कह सकता है कि आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में हैं। यानी चित्र जो है वो आपके आंतरिक भाव को समझने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। तो जो सबसे प्राचीन चित्र बना हुआ है यहाँ की गुहा में, वो एक बैठी हुई क्या है, स्त्री का है। और इसी 9वीं गुहा में पुजारियों का एक दल प्रवेश करते हुए, गुहा में प्रवेश करते हुए एक पुजारियों का दल चित्रांकित किया गया है। यानी इसी गुहा में पुजारियों का एक दल, पुजारियों का दल का चित्र बना हुआ है। कहा जाता है ये पुजारियों का जो दल है, जो चित्र है, इन पुजारियों के मुख को वर्गाकार बनाया गया है। जो उसमें पुरुष हैं उनके मुखों को वर्गाकार बनाया गया है और ये आभूषण युक्त है। ठीक, स्त्रियां तो आभूषण का उपयोग करती ही थी, पुरुष भी आभूषण युक्त हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये दिखाता है कि नहीं, कहीं न कहीं सातवाहन वंश में स्त्री और पुरुष दोनों जो है आभूषण का उपयोग करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं 10वीं, ये भी सातवाहन वंश की है। देखिए, हम आपको जब आप किताब सामान्य तौर पर पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे आपको चित्रशालाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, लेकिन मित्रों हम आपको उन्हीं चित्रों की बात करेंगे जो चित्र एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, आप लोग भी चित्र बनाते हैं तो ठीक है, बनाओ चित्र, बहुत अच्छी चीज है। इसमें कम से कम आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। चलिए, अब देखिए जो 10वीं चित्र है, जो 10वीं गुफा है, इस 10वीं गुफा में हाथियों को जल क्रीड़ा करते हुए दर्शाया गया है। यानी हाथियां हैं वो पानी के बीच में जो है क्या कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। तो हाथियों की जल क्रीड़ा का जो चित्र है, हाथियों की जल क्रीड़ा, हाथियों की जल क्रीड़ा का चित्र 10वीं गुफा में है। जल क्रीड़ा का चित्र जो है ये 10वीं गुहा में दिखाई देता है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अजंता में एक चित्र बना है इसी में, जिसमें जंगल में एक बाघ जो है प्रवेश कर रहा है। एक बाघ का चित्र है, माने जंगल में प्रवेश करते हुए, व्याघ का चित्र कहते हैं उसको, जंगल में प्रवेश करते हुए, जंगल में प्रवेश करते हुए व्याघ्र का चित्र, यानी बाघ का चित्र। ठीक है, ये भी आपके 10वीं गुफा में है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न आया हुआ है, जुलूस का चित्र। इसी में एक चित्र है, जुलूस का चित्र है, जुलूस का चित्र। जुलूस आप जानते हैं ना, इस जुलूस में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। ठीक है, इस जुलूस में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। अगला जो है ये चित्र है काशी पुत्र का चित्र। ये कौन सा चित्र है? काशी पुत्र का चित्र। जैसे आपने देखा था, आप श्रवण को जानते होंगे, श्रवण जिन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे और राजा दशरथ ने एक बाण के द्वारा श्रवण की हत्या कर दिया था। एकदम हूबहू वही कथा काशीराज की है। काशीराज अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाता है,
उसका चित्रांकन किया गया है इसमें। ठीक, कहा जाता है ये काले वर्ण का है, गोरा नहीं है, थोड़ा श्याम वर्ण का है, काला है। ठीक, माता पिता को दोनों तरफ अपने कंधे पर उठाया हुआ है, उसका चित्र बना है। यहाँ पर कहीं न कहीं पिता का परिवार के प्रति जो नैतिक दायित्व है उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी एक पुत्र का अपने माता पिता या परिवार के प्रति क्या कर्तव्य जो होता है उस कर्तव्य को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो एक स्थिति में अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध ने अपने इन कर्तव्यों से कहीं न कहीं क्या हो गए थे, विरक्त हो गए थे, वो इसकी पूर्ति नहीं कर पाए थे। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर चूंकि महायान संप्रदाय का प्रभाव बौद्ध धर्म में बढ़ता गया, तो आप जानते हैं कि महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनसे कहीं न कहीं क्या था, दूर था। ठीक, और हीनयान जो है वो बुद्ध के पूरे क्या है, एकदम मूल रूप से जो बौद्ध सिद्धांत थे वो हीनयानी कहे जाते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, कहा जाता है गुफा नंबर 16 कि चित्र सबसे महत्वपूर्ण है, इसी में बुद्ध का पूरा जीवन परिदृश्य आपको दिखाई देगा। गुफा नंबर 16 में देखिए, गुफा संख्या 16 कहते हैं कि इसी में एक सबसे जो बहुमूल्य चित्र है, सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, वो मरणासन्न राजकुमारी का है। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र ये सबसे बहुमूल्य चित्र माना जाता है अजंता का। कहा जाता है कि ये कुलीन परिवार की एक राजकुमारी है, बेहद खूबसूरत है और मरणासन्न अवस्था में है। उसके सर के बगल खड़ी होकर एक स्त्री पंखे को झल रही है, दो दासियां पैरों की तरफ चित्रित की गई हैं, जो कहीं न कहीं संपन्नता माने कहीं न कहीं एक आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता को दर्शाती है। लेकिन वहां पर ये भाव भी है कि आप अमीर चाहे जितने हो जाएं, लेकिन जो मृत्यु है वो सबको क्या है, आनी है। बात समझ रहे हैं नहीं, मृत्यु जो है वो अमीरी और गरीबी नहीं देखती, वो सबके साथ एक अनिवार्य सत्य के रूप में क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो इस चित्र में ये दिखाया गया है कि वह कुलीन स्त्री जो है अपने धन से अपने जीवन की रक्षा को नहीं कर पाती है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम दृश्य है इस दृश्य को। और ये पूछा भी गया है कई बार, इसी 16 नंबर गुफा में बुद्ध के उपदेश, सुजाता की जो कहानी है, जो भोजन कराने वाली, सुजाता ने भोजन कराया था ना जब बुद्ध का माने वो टूट गया था, जिसकी वजह से वो पांचों जो इनके मित्र थे वो इसको छोड़, बुद्ध को छोड़कर कहाँ आ गए थे, सारनाथ। तो उसे सुजाता की कहानी कहा जाता है। तो इसमें जो है अगला जो चित्र है वो बुद्ध का उपदेश है। बुद्ध का उपदेश, सुजाता की कहानी, सुजाता की कहानी। यहीं से बुद्ध को जो है मध्यम मार्ग का ज्ञान भी क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। बुद्ध को जो मध्यम मार्ग का ज्ञान था वो सुजाता की कहानी से ही क्या था, प्राप्त हुआ था। मैं बताया भी हूँ, बौद्ध धर्म आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ हमने इसकी चर्चा किया था। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि बुद्ध का नगर भ्रमण, बुद्ध का नगर भ्रमण का जो चित्र है, जो उपदेश देते थे नगर में माने पदयात्रा के माध्यम से, उसका चित्र भी यहाँ पर दिखाई देगा। और इनकी माँ महामाया ने जो स्वप्न देखा था, मैंने आपको चर्चा किया था कि महामाया ने स्वप्न देखा था कि एक रात्रि को एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है, जिससे बुद्ध का उनके गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। और हमने ये भी बताया था कि बुद्ध जन्म के बाद 7 कदम स्वयं क्या हो चलते हैं। तो वो सारे चित्र जो है इसी में क्या है, दर्शाए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि बुद्ध का 7 कदम चलना, 7 कदम चलना, यह दृश्य भी इसी में है। और महामाया का स्वप्न, महामाया का स्वप्न इसमें दिखाया गया है। कहा जाता है कि महामाया के स्वप्न को दिखाया गया है और महामाया और शुद्धोधन दोनों बैठकर जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, इस स्वप्न की मीनिंग निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, उस स्वप्न का मतलब माने मतलब क्या था उस पर विचार कर रहे हैं महामाया और शुद्धोधन। और बुद्ध के नगर भ्रमण का चित्र, बुद्ध के नगर भ्रमण का चित्र, बुद्ध के नगर भ्रमण का चित्र, इतने सारे चित्र आपके गुफा नंबर 16 में है। ठीक है, तो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र,
बुद्ध का उपदेश, सुजाता की कहानी का चित्र, बुद्ध का 7 कदम चलना, महामाया का स्वप्न, बुद्ध के नगर भ्रमण का चित्र, ये सारे चित्र जो है आपके 16 नंबर में है। और गुफा संख्या जो 17 में है उसमें बुद्ध के बोधिसत्व का चित्र है, बुद्ध के बोधिसत्व का चित्र। अब प्रश्न ये है कि बोधिसत्व क्या है? तो बोधिसत्व का चित्र है किसमें? गुफा संख्या 17 में। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि बोधिसत्व क्या होता है। ठीक है, कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो महायान संप्रदाय है, महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की संकल्पना आती है। महायान संप्रदाय की ये मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे भगवान बुद्ध बोधिसत्व प्राप्त किए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है निर्वाण प्राप्ति के बाद, निर्वाण का मतलब होता है दुखों से मुक्त हो जाना, यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं के दुखों से मुक्त हो जाता है उसे निर्वाण कहा जाता है। लेकिन जब स्वयं दुखों से मुक्त होने के बाद, निर्वाण प्राप्त करने के बाद जब दूसरे के दुखों को आप दूर करने का प्रयास करते हैं तो उसे बोधिसत्व कहा जाता है। यानी तब वही व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त करता होता है वही बोधिसत्व बन जाता है। यानी अपने दुखों को दूर करने के बाद जब हम दूसरे के दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बोधिसत्व की संकल्पना को प्राप्त कर लेते हैं। और यह बोधिसत्व की संकल्पना महायान संप्रदाय में होती है, क्योंकि हीनयानी इस बात में विश्वास नहीं करते थे। तो बोधिसत्व का चित्र जो है वो 17 नंबर गुफा में दिखता है। इसका मतलब है कि 17 नंबर की जो गुफा है वह किससे जुड़ी हुई है? वो महायान शाखा से जुड़ी है। इसी में आपके नीलगिरी हाथी का चित्र बना हुआ है, जिसको देवदत्त ने भेजा था बुद्ध को मारने के लिए। ठीक है, इसी में नीलगिरी हाथी के आक्रमण का चित्र, आक्रमण का चित्र इसी में बना हुआ है। ठीक है, जातक कथाओं का चित्र, राहुल को जब बुद्ध ने दीक्षित किया था वो चित्र, इसी में जातक कथा का चित्र, राहुल जो बुद्ध के पुत्र थे, राहुल को दीक्षा का चित्र, ये सारे चित्र जो है आपके किसके हैं? 17 नंबर गुफा के। अब देखिए, अब हम बात करते हैं गुफा नंबर 1 जो आपके पूर्व मध्यकाल की है, खासतौर से चालुक्य वंश की कह सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है गुफा नंबर 1 में जो सबसे नवीन है, सबसे नवीन मानी जाती है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1। इसी में पुलकेशिन द्वितीय का चित्र है, पुलकेशिन द्वितीय का चित्र। तो गुफा संख्या 1 में जो है पुलकेशिन द्वितीय का चित्र बना हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इसी में शिवी जातक कथा, नागराज की कथा, शिवी जातक की कथा, शिवी जातक कथा, नागराज, नाग की कथा, विरह में बैठी सुंदरी माने राजकुमारी का चित्र, विरह में बैठी सुंदरी का चित्र जो है आपके गुफा संख्या 1 में है, जिसका संबंध जो है पूर्व मध्यकाल से है, पुलकेशिन द्वितीय के काल से है। तो इस तरह हमने आपको जितनी चीजें थी अजंता के विषय में वो बताने की कोशिश किया। मित्रों, अजंता के चित्र जो है और भी हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है
कि अतिरिक्त बोझ अगर आप लेंगे तो आपकी बोन मैरो कहीं ना कहीं क्या होगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। तो एक यूपीएससी स्कॉलर होने के कारण आपको जितनी ज़रूरी है, जितना ज़रूरत है आप उतना ही लीजिए, उससे अतिरिक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिसर्च नहीं करना है। नेट जेआरएफ की क्लास जब होती है तो यहाँ पर और अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, उसके लिए जब क्लास चलेगी तो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए मुझे लगता है सफिशियंट है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहाँ ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कभी नहीं करते हैं, ठीक, इसलिए हमको ये नहीं पता चल पाता कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, किस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश किया करिए, कम से कम आप बताएंगे हमको